वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ड्स। डिटेल में एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ते हैं और समझते हैं एक एक टॉपिक को बहुत इजीली आसानी से। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आज के बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, समझते हैं लाइन बाय लाइन डिटेल में एनसीईआरटी। ठीक, पढ़ना क्या क्या है हमें, सबसे पहले वो देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले पढ़ना है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स। नंबर 2 टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इन दो टॉपिक को हमको पढ़ना है इस चैप्टर में बहुत आसानी से और बहुत इजीली समझेंगे इसको लाइन बाय लाइन। हाउ द वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड्स। जो लिविंग वर्ड्स है कितना ज़्यादा वंडरफुल है, कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित है, ये हमें कितना ज़्यादा वंडरफुल है। हम चारों तरफ अपने देखते हैं विभिन्न टाइप के एनिमल्स, छोटे से लेकर बड़े तक एनिमल्स हम देखते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। द वाइड रेंज इन ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। इतने विभिन्न टाइप के जो एनिमल होते हैं जो जिससे हमें देख के आश्चर्यचकित होते हैं हम। बहुत सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े एलिफेंट्स, लायंस तक हम देखते हैं अपनी लिविंग डाइवर्सिटी में। The extraordinary habitat in which we find living organisms, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, water, lakes, desert or hot spring, leaves us speechless। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अद्भुत जगहों पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम देख कर एकदम खामोश जैसे हो जाते हैं, जैसे ठंडी पहाड़ों पर, घने जंगलों में, समुद्र में और झरनों में, लेक्स, डेजर्ट रेगिस्तान में, हॉट स्प्रिंग गर्म झरनों में, वहाँ पर भी ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जब हम देखते हैं तो एकदम खामोश जैसे हो जाते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठंडी बर्फ से लेकर गर्म रेत पर तक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठंडी बर्फ में आपने पेंगुइन को देखा होगा। पेंगुइन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बर्फीली जगह पर पाया जाता है। और वहीं रेगिस्तान की गर्म रेत पर ऊंट पाया जाता है रेगिस्तानी। द ब्यूटीफुल ऑफ गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर और अटैकिंग शार्क इवोक एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। दौड़ते घोड़ों की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ते घोड़ों की सुंदरता, माइग्रेटिंग बर्ड्स, उड़ते पक्षियों की सुंदरता, वैली ऑफ फ्लावर और किसी फ्लावर फूलों की घाटी, अटैकिंग द शार्क इवोक्स, और जो शार्क्स होती है अटैक करती है, हमला करती है, उन सभी को देखकर हम वंडर आश्चर्य होते हैं। द इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और किसी कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म आपस में संघर्ष भी करते हैं और कोऑपरेशन और साथ में भी रहते हैं। जैसे पक्षियों को, बर्ड्स को आपने देखा होगा, वो आपस में कंपटीशन भी करती, संघर्ष भी करती है रहने के लिए या भोजन के लिए। और जब उड़ते हैं आसमान में तो एक साथ उड़ते हैं, कम्युनिटी, एक सहयोग में। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट व्हाट इन नीड इज लाइफ। इवन जो सेल के अंदर है, उस एक सेल, उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सेल के अंदर भी बहुत सारी हलचल होती हैं। दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लीट क्वेश्चन। और यहाँ पर दो क्वेश्चन होते हैं। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन, आस्क सीड आंसर व्हाट इज लिविंग अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टेक्निकल क्वेश्चन है जो लिविंग और नॉन लिविंग का अपोज करता है। द सेकेंड इज द फिलोसफिकल, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो फिलोसफिकल है। एंड सीड आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, और उसका आंसर ये है कि जीवन का क्या पर्पस है। एज साइंटिस्ट बी से नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग, और साइंटिस्टों नो भी
जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी इस क्वेश्चन का, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसका भी आंसर नहीं दिया। वी विल ट्राई रिफ्लेक्ट टू व्हाट इज अ लिविंग, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि लिविंग क्या है, जीवन क्या है, इस बात को जानने की कोशिश की साइंटिस्टों ने भी। देखते हैं डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग बर्ड्स की। डायवर्सिटी इन द लिविंग बर्ड्स, अब समझते हैं डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग बर्ड्स की क्या डायवर्सिटी है। ठीक, इफ यू लुक अराउंड यू विल सीन ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी और बहुत ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इट बी इट प्लोटेड प्लांट्स, और जो फ्लावर्स के प्लांट जो घरों में गार्डन में लगे होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, पक्षी भी देखते हैं हम, और यो और पेट्स और पालतू जानवर, एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और अदर बहुत सारी एनिमल्स और प्लांट्स को भी देखते हैं। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सीन विथ योर नेकेड आई बट दे आर अराउंड ऑल अराउंड यू। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, बट वो भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे जैसे हम किसी एरिया को बड़े एरिया में देखेंगे हम, तो बहुत ज़्यादा नंबर में ऑर्गेनिज्म और बहुत ज़्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। जैसे हम किसी अपने घर के ही गार्डन में देखते हैं तो बहुत कम टाइप के फ्लावर या जानवर, एनिमल्स मिलते हैं, कीड़े मकोड़े। और जैसे जैसे हम जंगल में जाते हैं, किसी बड़े जंगल में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं हमें। ऑब्वियसली इफ़ यू बर टू विजिट डेन फॉरेस्ट, जैसे भी बताया था मैंने, किसी घने जंगल को हम देखते हैं तो यू विल प्रोबेबली सीन ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म और बहुत ज़्यादा प्रकार के तरह तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। इन इट्स ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, अलग अलग डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट एज स्पीसीज। जैसे जैसे हम अलग अलग प्लांट और एनिमल्स को देखते हैं तो एक इनकी एक अलग स्पीसीज होती है। जैसे डॉग की एक अलग स्पीसीज है, कैट की एक अलग स्पीसीज है, ऐसी प्लांट्स में अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स पाए जाते हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। और नंबर, जो स्पीसीज की संख्या है, जितनी स्पीसीज अब तक हमने जान ली है, वे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक ऐसी स्पीसीज है जिसके बारे में हमने अब तक जान लिया है। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर, और ये ही बायोडाइवर्सिटी और नंबर को बताती है। ये हमें बताती है द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ पर। इससे हमें पता चलता है कि कितने तरीके के, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है, पृथ्वी पर। बी शुड रिमेंबर यहाँ दैट एस बी एक्सप्लोर नेव एरिया एंड इवन ओल्ड एरिया, नेव ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और इस बात को यहाँ पर याद रखना चाहिए, जैसे हम किसी नए जगह को, हम जैसे नए जगह में जब साइंटिस्ट खोज करते हैं तो वहाँ तो नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर हम पुरानी जगह को भी, अगर साइंटिस्ट वहाँ पर ऑर्गेनिज्म को खोजें तो वहाँ पर भी नए ऑर्गेनिज्म देखने के लिए कंटिन्यूस, लगातार देखने को मिलते हैं। As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे जो वर्ड्स है, संसार में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। और जहाँ जहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ के लोग अपने एरिया के प्लांट्स को अपने ही लोकल नेम से जानते हैं।
जिस जगह पर जो प्लांट पाया जाता है वहाँ के लोग अपने लोकल नेम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है, जैसे ऐसे माना जाता था पहले कि एक ही प्लांट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। These local name would vary to place even within a country। और ये लोकल नेम थे ऑर्गेनिम्स के, प्लांट्स के, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग होते थे एक ही ऑर्गेनिम्स के नाम। इवन कंट्री में भी वेरी करते, और एक देश की अलग अलग जगह पर भी एक ही ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग होता था। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way means to talk each other refer to organism we were talking about। और इससे हमें एक ही ऑर्गेनिज्म के जो विभिन्न विभिन्न नाम होते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हमें पहचानने में दिक्कत होती है। हेंस इसलिए देयर इज ए नीड स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नाम को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, कि एक ही नाम ऐसा हो जिससे पूरे वर्ड्स में एक ऑर्गेनिज्म का हो और उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ड्स में जाना जाए। सच दैट ए particular organism is known by the same name all over the words। जिससे कि एक ही ऑर्गन का एक नेम हो और उसी एक नेम से उस ऑर्गन को ऑल ओवर द वर्ड्स में सभी जगह पर जाना जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमनक्लेचर। और इसी प्रोसेस को हम नॉमनक्लेचर के नाम से जानते हैं। ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड। और ये नॉमनक्लेचर है तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का पहले बहुत अच्छे से जाने कि वह ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या खाता है, किस जगह पर रहता है। पहले उस ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पहले बहुत अच्छे से जानना होगा, उसके बाद ही उसका नाम देंगे। We know that we know to what organism the name attach। और किस तरीके का हमें नाम रखा जाए उस ऑर्गेनिज्म का, पहले उसे डिस्क्राइब करेक्टली जानेंगे उसके बारे में, फिर सोचेंगे कि इसे कौन सा नाम दिया जाए। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। और इसके बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे हम नाम देने से पहले, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, आइडेंटिफाई करना। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign scientific name to each known organism। This is acceptable to biologists all over the world। और जो नॉमनक्लेचर के जो रूल थे, उन्हीं रूलों को ध्यान में, नियमों को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने ऑर्गेनिज्म के नेम दिए। एक पर्टिकुलर नेम दिया, ऑर्गेनिज्म को नेम स्टैंडर्डाइज करे, जिससे कि, और ऐसा नेम स्टैंडर्डाइज किया, ऐसा नेम दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड्स में सभी साइंटिस्ट उसी नेम को एक्सेप्ट करें, उसी नाम से जाने। 4 प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन agreed principle and criteria which are provided in international कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर। और जो प्लांट का नेम था, प्लांट को एक प्रिंसिपल के और क्राइटेरिया के अनुसार बांटा गया। वो कौन सा था? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर के अनुसार सभी प्लांटों का नाम दिया गया, नॉमनक्लेचर किया गया। यू में आस्क, अब आप पूछ सकते हो कि एनिमल का नाम किस प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया या किस क्राइटेरिया के द्वारा दिया गया। हाउ आर द एनिमल्स नेम, एनिमल्स का नेम कैसे दिया गया। एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जीनोलॉजिकल नॉमनक्लेचर। और जो एनिमल्स का नेम दिए गए वो किस प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए, वो था इंटरनेशनल कोड ऑफ जीनोलॉजिकल नॉमनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट सच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। और जो साइंटिफिक नेम था ये निश्चित करता है, ये सुनिश्चित कर देता है कि ईच ऑर्गेनिज्म का, हर एक ऑर्गेनिज्म का ओनली एक ही नाम होना चाहिए।
description of any organism should enable the pupil in any part of the words to arrive the same name। और जो ऑर्गेनिम्स की पहचान है जिससे पूरे बर्ड्स की किसी भी पार्ट्स में जहाँ पर भी लोग रहते हैं उस ऑर्गन को जानते हैं, सेम ही नेम से जाने। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और जो हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म का नेम दे दिया वह किसी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं देंगे। जो नाम हमने किसी एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया, किसी एक जीव को दे दिया, वह नाम किसी दूसरे जीव को अब नहीं देंगे। पर्टिकुलर एक नाम एक ही जीव का होगा। ठीक, biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism। और जो बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया और एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया। ईच साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट। और ईच साइंटिफिक नेम, प्रत्येक साइंटिफिक नेम के टू कंपोनेंट थे। ठीक, साइंटिफिक नेम के टू कंपोनेंट थे, दो नेम नहीं थे, दो नाम नहीं थे, टू कंपोनेंट थे। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो फर्स्ट था वो जेनेरिक नेम था एंड सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट था। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और जो सिस्टम था जिसने ये टू कंपोनेंट नेम को प्रोवाइड किया उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं कहते हैं। इस बात को भी यहाँ ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे से कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नहीं कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जिस सिस्टम के द्वारा साइंटिफिक नेम दिया गया था कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, जो दो कंपोनेंट हैं, इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, दिस नेमिंग system given by Carolus Linnaeus being practiced by biologists all over the world। और जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो कैरोलियस लीनियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड्स फॉर्मेट वाज फॉन्ट कन्वीनियंट। और ये नेमिंग सिस्टम है, इसमें टू वर्ड्स फॉर्मेट को हम मानते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो, अंडरस्टैंड द वे प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। अब हम एक आम का, मैंगो का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम को बहुत अच्छे से दिया था। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन मैंजीफेरा इंडिका। जो आम था, आम को साइंटिफिक नेम से, आम का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है। किस नेम से बुलाते हैं आम को? मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट बाइनोमियल नेम। हम देखते हैं इसका कैसा बाइनोमियल नेम क्या होता है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, वाइल जबकि इंडिका इज ए पार्टिकल स्पीसीज। और जो इंडिका है वो पर्टिकुलर एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो मैंजीफेरा ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, इंडिका पर्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। और कुछ अदर और भी नोमेनक्लेचर के रूल हैं जो फॉलो किए जाते हैं। वो 4 रूल हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। उनमें फर्स्ट कौन सा है? बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन लैटिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो जनरली लैटिन होता है और इसे इटैलिक्स में लिखते हैं हम। ठीक, दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। और इसकी जो ड्राइव फॉर्म होती है लैटिन होती है इर्रेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन, इसकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस।
जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डोनेट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। फर्स्ट जीनस को और सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट को, इसी को हम मिलाकर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, जो बायोलॉजिकल नेम के दोनों वर्ड्स होते हैं, वह जब हम अपने हैंड रिटन लिखते हैं तो आर सेपरेटली अंडरलाइन, जब हम दोनों को लिखते हैं तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन लिखते हैं, मिलाकर अंडरलाइन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंजीफेरा और ये इंडिका, तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ऐसे मिलाकर अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक। सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, मैंजीफेरा को अलग और इंडिका है उसे अलग, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, और इसे प्रिंट करेंगे हम कंप्यूटर द्वारा तो लैटिन ओरिजिन में करेंगे, ठीक, इटैलिक्स में। और जो लास्ट है हमारा रूल वो पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो फर्स्ट वर्ड्स होता है जो जीनस का, उसे हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, वाइल जबकि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो वर्ड्स होता है उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इट कैन बी इल्यूस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल, और ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, और जो मैंजीफेरा इंडिका जो नेम लिखते हैं हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और वो साइंटिस्ट का नेम हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिख देते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इस नाम को दिया। दैट इज एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इट एन एब्रिएटेड फॉर्म, और जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसके लास्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में से लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लेनिन। अब ये लेनिन हमें क्या बताता है, क्योंकि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, तो हमने लास्ट में साइंटिस्ट का नाम लिख दिया एब्रिवेटेड फॉर्म में लेनिन। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, इसने हमें क्या बताया कि जो स्पीसीज है सबसे पहले इसके बारे में लिनियस ने बताया था। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। लगभग जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी की एक साथ स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हमें कुछ इनको कैटेगरी ग्रुप में बांट दिया गया है जिससे इनकी स्टडी पॉसिबल हो सके, ठीक। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, और इस प्रोसेस को हमने किस नाम से जाना, क्लासिफिकेशन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को तो हम नहीं जान सकते, इसलिए हमने सभी ऑर्गेनिज्म को इनकी क्लोजली रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, इनकी मॉर्फोलॉजी को देखकर, बहुत सारे करैक्टर को देखकर इनको एक कैटेगरी ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिससे ग्रुप की हम आसानी से स्टडी कर सकें। और इस क्लासिफिकेशन को हमको क्या, इस दिस प्रोसेस को हमने किया क्लासिफिकेशन किया, ठीक। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करैक्टर। और क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके इजीली ऑब्जर्वेबल करैक्टर्स को देखकर, उनके आसानी से दिखने वाले जो समान करैक्टर के ऑर्गेनिज्म थे उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक। और जो दूसरे करैक्टर के ऑर्गेनिज्म थे, अदर उनमें समानताएं थी, उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया। इसी तरीके से हमने सभी लिविंग ऑर्गन को ग्रुप में रख दिया, अलग अलग ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल भी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम प्लांट और एनिमल, ये अलग ग्रुप में हम बहुत आसानी से पहचानते हैं कि ये प्लांट है, ये ऑर्गेनिज्म है, या एनिमल है। और डॉग, हम कुत्ते को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये कुत्ते की स्पीसीज है, कुत्ता जा रहा है।
कैट और बिल्ली को भी बहुत आसानी से पहचानते हैं। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों को भी पहचान लेते हैं कि इनकी अलग स्पीसीज है। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट। सर्टेन करेक्टर विद ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। वह क्षण जब हम किसी समय पर हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम सोचते हैं, किसी ग्रुप के बारे में सोचते हैं, तो उसकी हमारे माइंड में इमेजेस बनने लगती है कि हाँ, कि वो ग्रुप के एनिमल्स ऐसे होते हैं। जैसे हम कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो कुत्ते की इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। ठीक, वाट इमेज डू यू सीन, जब हम देखते हैं, व्हेन जब यू थिंक्स ऑफ ए डॉग, जब हम किसी कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सीन डॉग्स नो एंड नॉट ए कैट। जब हम किसी कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड्स में कुत्ते की इमेज बनेगी कि कुत्ते के क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या लक्षण है, कैसा कुत्ता होता है, ना कि बिल्ली की इमेज बनेगी। नो इफ वी वर टू थिंक Alastrian, we know what we are talking about similarity। जब हम इस स्पेसिफिक मतलब कैटेगरी है एक डॉग की एक स्पीसीज होती है। जब हम इसका नाम लेंगे तो हमें उस स्पीसीज के, उस ग्रुप के डॉग के बारे में हमारी इमेज बनेगी कि हाँ, उस ग्रुप के, उस जाति के कुत्ते ऐसे होते हैं। सपोज वी वर टू से मैमल्स, तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंग्स ऑफ मैमल्स विद एक्सटर्नल एयर एंड बॉडी एयर। जब हम किसी मैमल्स के बारे में सोचते हैं तब हमारे माइंड्स में मैमल्स के फीचर ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगते हैं कि मैमल्स के एक्सटर्नल हेयर, उसकी बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं, उसके कान भी होते हैं। ये हमारे फीचर हमारे माइंड्स में चलने लगते हैं। लाइक वाइज इन प्लांट्स, जैसे हम किसी प्लांट के बारे में सोचते हैं। इफ़ यदि वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीड्स, जैसे हमने किसी गेहूं के पौधे के बारे में सोचा, तो द पिक्चर इन ईच आवर माइंड्स विल बी ऑफ व्हीट प्लांट्स नॉट ए राइस एंड एनी अदर प्लांट। जब हम किसी गेहूं के पौधे के बारे में सोचते हैं तब हमारे माइंड्स में गेहूं के पौधे की पिक्चर बनती है, ना कि राइस चावल के प्लांट की या किसी अदर प्लांट्स की। केवल ओनली गेहूं के प्लांट की ही हमारे माइंड में पिक्चर बनेगी। ठीक, हेंस ऑल दिस, ये सभी, जैसे डॉग, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ईटीसी। जैसे डॉग है, ये एक स्पीसीज है। कैट भी एक स्पीसीज है। मैमल्स एक क्लास है। व्हीट एक स्पीसीज है। राइस की एक स्पीसीज है। प्लांट एक किंगडम है। और जो एनिमल है ये भी एक किंगडम है। आर कन्वीनियंट कैटेगरी बी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, और इनको हमने इनकी समानताओं के आधार पर इनकी कैटेगरी में बांट दिया, इन ऑर्गेनिज्म की। ठीक, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा, और इस कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म में हम टैक्सा के नाम से जानते हैं। ठीक, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ, और हमें यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझना और पहचानना है कि एक टैक्सा की विभिन्न डिफरेंट लेवल की कैटेगरी को इंडिकेट करता है, हमें बताता है। ठीक, अलग अलग लेवल की, डिफरेंट लेवल की कैटेगरी को बताता है एक टैक्सा। जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म एक टैक्सा, एक प्लांट है वो भी एक टैक्सा की फॉर्म है। व्हीट इज ए आल्सो एक टैक्सा, और व्हीट एक स्पीसीज है, गेहूं की स्पीसीज है, वो भी एक टैक्सा है। सिमिलरली ऐसी समानता एनिमल्स, वो भी एक टैक्सा है। मैमल्स क्लास है, ये भी एक टैक्सा है। डॉग आर आल टैक्सा, ये सभी एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बट यू नो दैट ए डॉग इन ए
इज ए मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स। लेकिन हम ये जानते हैं जो डॉग्स है वो एक मैमल्स है, उसके अंदर स्तन पाए जाते हैं, और वो एनिमल्स भी है। हम ये भी जानते हैं कि वो एनिमल्स भी है। ठीक, इसलिए देयरफॉर इसलिए एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल पर। हमने यहाँ पर क्या समझा कि एक डॉग सी वह मैमल्स भी है और एनिमल्स भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि एनिमल्स जो जानवर होते हैं वो मैमल्स स्तनधारी एंड डॉग्स एक स्पीसीज भी है, डॉग की एक स्पीसीज है, और मैमल्स एक क्लास भी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टैक्सा एट डिफरेंस लेवल की एक टैक्सा डिफरेंस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह क्लास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्पीसीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही टैक्सा। आया समझ में? Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. इनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई कर दिया है डिफरेंट टैक्सा में, अलग अलग टैक्सा में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर। उनके जो उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनसे रिलेटेड समानताएं हैं, जो लक्षण हैं, उन्हीं को हमने ध्यान में रखते हुए सभी ऑर्गेनिज्म को, सभी जीवों को क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया डिफरेंट टैक्सा में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और इस प्रोसेस को हमने एक टैक्सोनॉमी, इस क्लासिफिकेशन की प्रोसेस को हमने टैक्सोनॉमी के नाम या प्रोसेस दे दिया। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस and ecological information of organisms are essential and for on the basis of modern taxonomy study। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी है इसमें हमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को देखने की ज़रूरत है। पहले हमने जो पहली टैक्सोनॉमी थी उसमें हमने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देखा और ऑर्गेनिज्म को अलग के क्लासिफाई कर दिया। लेकिन जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखना होगा, क्या क्या सेल स्ट्रक्चर को देखना होगा, और ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट प्रोसेस को देखना होगा, कैसे उसमें डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन के द्वारा, सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा कैसे इसमें डिवीजन होता है, ये भी देखना, और उसकी इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और इनकी देखना। इन सभी बातों को देख कर ही हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं और मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हेंस अतः कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। और जो टैक्सोनॉमी का बेसिस है, किस बेस पर हम ऑर्गन को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं? पहले कैरेक्टराइजेशन, ऑर्गन को पहचानेंगे, उसको और जानेंगे ऑर्गन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक इन सभी प्रोसेस के बेस पर टैक्सोनॉमी को जानते हैं और इन सभी की हेल्प से हम ऑर्गन को डिवाइड करते हैं अलग अलग ग्रुप में, ठीक कैटेगरी में। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग इन न्यू। टैक्सोनॉमी एक कोई नई नहीं है, ये बहुत पहले से चली आई है, बहुत पुरानी है। ठीक, ह्यूमन बीइंग हैव आल्सो बीन इंटरेस्टेड टू नो मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, बहुत पहले से ही इंटरेस्टेड है, इसे रुचि है नए नए ऑर्गन को जानने की, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की, बहुत पहले से ही इंटरेस्टेड है, बहुत पहले से ही जानता आया है। ठीक, मनुष्य पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन सीन, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इन अर्लियर डे, पहले के दिनों में ह्यूमन बीइंग नीड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिस नीड, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। जो पहले का जो मैन था, पहले के जो लोग थे, उन्होंने ऑर्गेनिज्म को अपनी बेसिस, अपनी आवश्यकताओं के ज़रूरतों के आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। रोटी, कपड़ा, मकान, इन सभी को देखते हुए ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया।
Hence, the earlier classification was based on the use of various organisms. जो पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो ऑर्गन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिवाइड किया था और इनको क्लासिफाई किया था, जो वो किस पर बेस्ड था? ऑर्गेनिज्म के यूज़ के, कि ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गन हमारे किस तरीके के उपयोग में आता है, उस आधार पर पहले के मनुष्य ने, पहले के लोगों ने ऑर्गन को क्लासिफाई किया। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग not only interested to know more about different kind of organism but their diversity, but also the relationship among them. जो ह्यूमन बीइंग है, पहले से ऐसा नहीं कि वे लोग कि और उनके डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जानने के लिए इंटरेस्टेड है, ना कि केवल वे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी जानी थी उनने, बट आल्सो उनके बीच रिलेशनशिप भी जाना था उनने। बहुत पहले से उसको इंटरेस्ट था ऑर्गेनिज्म के बीच कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है, कैसे रहते हैं वो, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें जानने के लिए, ना कि केवल उनकी डाइवर्सिटी को देखना। सिंस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टमैटिक, और ये जो स्टडी है ये एक स्टडी है, जो जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं जो और उनको क्लासिफाई करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक है। द वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स सिस्टेमा, और जो वर्ड्स है जो कहाँ से ड्राइव हुआ, ये लैटिन वर्ड है सिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक वर्ड है इसका लैटिन फॉर्म कौन सी है? सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक का मतलब क्या निकला कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना, एक ऑर्डर में अरेंजमेंट करना ऑर्गेनिज्म को। लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी एज द टाइटल इज पब्लिकेशन। जो लीनियस का जो बुक लिखी थी एक लीनियस ने, उसका पब्लिकेशन था सिस्टेमा नेचुरी। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक बाद लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। और जो सिस्टमैटिक के बाद में ही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Taxonomic categories. Classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent a rank or category. जो क्लासिफिकेशन है कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेप, मल्टीपल स्टेप इन्वॉल्व होती हैं, और जैसे ईच स्टेप, प्रत्येक स्टेप एक अपनी रैंक या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम हिरार्ची कहते हैं। सिंस द कैटेगरी इज ए part of overall taxonomic arrangement is called taxonomic category and all category together constitute taxonomic hierarchy. जो कैटेगरी हैं वो एक पार्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। जो एक कैटेगरी हैं, जितनी भी कैटेगरी हैं, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर, ये सभी कैटेगरी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, और सभी ये पार्ट किसका है? टैक्सोनॉमिक हिरार्ची का। सभी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं वो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची को बनाती हैं। ठीक, ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो प्रत्येक कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी जैसे क्लास, ऑर्डर और स्पीसीज, ये किसे बनाती हैं? क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, एक यूनिट की तरह काम करती है क्लासिफिकेशन में। ठीक, जिसे क्लासिफिकेशन उसी को कहते हैं जिसे हमने स्पीसीज, ऑर्डर, इन सभी में अरेंज किया था ऑर्गेनिज्म को, उन्हीं सभी को हमने क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन कहा है। तो जो जितनी भी वो हैं स्पीसीज, ऑर्डर, ये सभी एक यूनिट बनेगी ना क्लासिफिकेशन की। इसलिए एनसीईआरटी ने बताया कि कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इन कॉमनली टर्म टैक्सॉन। और जो कैटेगरी है उसे हम रैंक भी कहते हैं, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉमनली ज़्यादातर टैक्सॉन के नाम से जानते हैं।
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हिरार्ची कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। और टैक्सोनॉमिक और कैटेगरी को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। जो इंसेक्ट है वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज एक कैटेगरी है। तो उसके कॉमन फीचर कौन से हैं इंसेक्ट के? जो कीड़े मकोड़े हैं उनके सभी कीड़े मकोड़ों के एक कॉमन फीचर कौन सा है? जो सभी जितने भी कीड़े मकोड़े इंसेक्ट पाए जाते हैं उनमें सभी में एक कॉमन फीचर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि उनके जो पैर्स होते हैं उनके 3 जॉइंटेड होते हैं, पैरों में 3 जॉइंट्स होते हैं सभी के। आपने देखा होगा मच्छर, मक्खी, ये जितने भी आसपास के इंसेक्ट देखे होंगे उन सभी के पैरों में 3 जॉइंटेड होते हैं। It means insects are recognizable considerate object which can be classified and this बर give a rank और category। इससे हमने ये पहचान की इससे कि जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे क्लासिफाई कर दिया एक अलग रैंक या कैटेगरी में उसके कुछ कॉमन फीचर के आधार पर। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप ऐसे कुछ और ग्रुप के या ऑर्गेनिज्म के नाम दे सकते हो? आपको कुछ याद है इसके बारे में? रिमेंबर, याद रखिए, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। ये बात याद रखिए बहुत अच्छे से कि जो ग्रुप है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है अलग। कैटेगरी फर्दर डिनोटेड रैंक, और कैटेगरी को हम रैंक के नाम से भी जानते हैं। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि पहले भी बताया कि प्रत्येक रैंक हमने किसे कहा? कैटेगरी को। और टैक्सॉन, इन ये दोनों क्लासिफिकेशन मिलकर बनाती हैं और क्लासिफिकेशन में एक यूनिट की तरह मिलकर काम करती हैं, एक अंग बन जाती हैं क्लासिफिकेशन का। ठीक, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेनली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। और जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप हैं और कैटेगरी हैं इन्हें हमने बायोलॉजिकल एंटिटीज को देखकर भी अलग किया है, ना कि केवल मार्फोलॉजी को देखकर, मार्फोलॉजी के आधार पर अलग नहीं बल्कि इनकी बायोलॉजी को भी देखा हमने जितने भी ग्रुप में डिवाइड किया। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन। डिवीजन किसे? प्लांट के लिए जानते हैं डिवीजन टर्म, एक फाइलम है ये भी, और फाइलम एनिमल्स के लिए, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये सभी मिलकर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये सभी क्लासिफिकेशन की यूनिट हैं, इन सभी का अपना एक रोल है और हर एक स्पेसीज, जीनस, फैमिली, इन सभी को हमने क्या कैटेगरी किया है और हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन में एक यूनिट की तरह काम करती है। All organisms including these in plant and animal kingdom have species as the lowest category। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमने सबको, जितने भी प्लांट हैं उनको प्लांट ही में रख दिया किंगडम में, और जितने एनिमल हैं उनको एनिमल किंगडम में रख दिया। ये सभी सबसे हायर किंगडम है और सबसे लोअर कैटेगरी कौन सी है? स्पेसीज, सबसे नीचे पाई जाती है स्पेसीज। नो द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी में। अब ये क्वेश्चन उठता है कि अब हम कैटेगरी में या इस क्लासिफिकेशन की यूनिट में ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे रखेंगे, कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी कैटेगरी में रखना है, किस लेवल पर रखना है, किस क्लास में रखना है, किस फीचर के आधार पर इसे फैमिली में रखना, इन सभी को हम देखेंगे। This basic requirement is knowledge of character of an individual or group of organism। ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक सी ज़रूरतें होती हैं। हमें नॉलेज, हमें इस बात तक ज्ञान होना चाहिए इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनिज्म्स के कुछ करैक्टर के बारे में।
समझ में आया। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को हमने किसी कैटेगरी में रखना हो तो उसकी हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए, उसके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी हम, जब हमें ज्ञान होगा तभी उस ऑर्गेनिज्म को अपने हिसाब से किसी स्पीसीज में रख देंगे कि हाँ ये इस स्पीसीज में रखना चाहिए, ये ऐसे इस जीनस में रखना चाहिए, इस फैमिली में आएगा। दिस हेल्प इन identifying similarities and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism। इससे हमें पहचानने में मतलब हेल्प मिलेगी कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी देखेंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिम्स के बीच और अदर बहुत सारे ऑर्गेनिम्स के बीच, हम उनकी समानता देखेंगे और इनकी भिन्नता देखेंगे और इन सभी आधार पर हम उन्हें क्लासीफाई कर देंगे ऑर्गेनिम्स को। ठीक, इतना समझ में आया। अब सबसे पहली कैटेगरी क्लासिफिकेशन की यूनिट है जिसे हमने सबसे लोएस्ट पे रखा है, उसे पढ़ना स्पीसीज। अब स्पीसीज को समझते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। जो टैक्सोनॉमिक की स्टडी करी हमने ग्रुप की, उसमें कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के हमने कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखी और उन्हें एक स्पीसीज में रख दिया अलग। जैसे हमने डॉग, जितने भी प्रजाति के डॉग पाए जाते हैं उन सभी को हमने एक स्पीसीज में रख दिया कि ये सभी डॉग। ठीक, वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। हम इस क्लासिफिकेशन के आधार पर इसके योग्य हो गए, हम ऐसे पहचान सकते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर सकते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को देखकर। अगर हम कैट को देखेंगे या डॉग को देखेंगे तो हम बता देंगे कि ये डॉग की स्पीसीज है या ये कैट की स्पीसीज है, उनकी मॉर्फोलॉजी को देखकर ही हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, ये कोई आम है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये पोटैटो है। पैंथेरा लियो, ये लाइन है। ये अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आम की एक अलग स्पीसीज होती है, उसमें बहुत सारी जाति आती हैं आम की, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, मगर ये है एक आम की एक अपनी अलग स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये पोटैटो, इसे भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आलू की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, मगर एक आलू अपनी एक अलग स्पीसीज बनाता है। पैंथेरा लियो लाइन, इसकी एक अलग स्पीसीज है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका ट्यूबेरोसम लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करना। जैसे हमने बायोनेमियल नेम के बारे में जाना था, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जीनस, एक स्पेसिफिक एपिथेट, जो लास्ट में आता है सेकंड नंबर पे स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि अभी देखो, ये मैंजीफेरा, ये इंडिका, इसके सेकंड नंबर पे आया। सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये सेकंड नंबर पे आया। तो इसे हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? स्पेसिफिक एपिथेट। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जीनस एंड रिप्रेजेंट अनोदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। और जो पैंथेरा है, सोलेनम, मैंजीफेरा, इंडिका, इसे किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? उस कंपोनेंट में से जीनस नाम से, और इसे अदर हायर लेवल कैटेगरी और टैक्सॉन के नाम से जानते हैं। ईच जीनस में है वन और मोर देन one specific epithet represent different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris and solanum including species like जैसे nigrus and जैसे जो एक जीनस होता है उसकी एक जीनस की कई सारी स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे कि एक पैंथेरा है, एक जीनस है, इसकी स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज आती हैं इसकी, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है। इन सभी के जीनस तो एक ही होते हैं बट इनकी स्पीसीज अलग अलग होती हैं। ये बताया एनसीईआरटी ने कि एक जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। जैसे सोलेनम में हमने सब्जियों में नाइग्रम को इंक्लूड किया, और एक अदर नेक्स्ट पे पढ़ेंगे भी।
और दूसरी मेलेंगोना। ये दो स्पीसीज को हमने सोलेनम में, सोलेनम क्या है उसकी वो है जीनस, और इसमें हमने दो स्पीसीज को इंक्लूड कर दिया। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस। जो ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज है उसे हम सेपियंस के नाम से जानते हैं। पूरा नाम, साइंटिफिक नाम क्या होता है ह्यूमन का? होमो सेपियंस। जो होमो है वो जीनस है और सेपियंस स्पीसीज है, विच इज ग्रुप्ड इनटू जीनस होमो। जिसका जो जीनस है वो होमो है और स्पीसीज है सेपियंस है। द साइंटिफिक नेम दिस फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन होमो सेपियंस। और जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं हम ह्यूमन का वो किस नाम से लिखते हैं? होमो सेपियंस। अब सेकंड नंबर पर आता है जीनस। अब जीनस पढ़ते हैं। जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर करैक्टर इज कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। जो जीनस बनता है वो कई सारी स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को मिलाकर एक जीनस बनाते हैं। ठीक, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो जेनरा है, जीनस है, वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को हम इकट्ठा करते हैं, एक जीनस में रख देते हैं। कुछ सिमिलरिटी देखते हैं स्पीसीज में, जो सिमिलरिटी मिलती हैं उन्हीं सिमिलरिटी के आधार पर हम एक जीनस में रख देते हैं कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीसीज हैं बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। जैसे एक पोटैटो, आलू या वैगन, इन दोनों की एक अपनी अलग अलग स्पीसीज है, बट इन दोनों को हमने एक जीनस में रख दिया, एक ही जीनस में। उस जीनस को किस नाम से जानते हैं? सोलेनम। जैसे लाइन, पैंथरा लियो, लियोपार्ड, पैंथरा पैराडस, टाइगर, पैंथरा टिग्रिस। जैसे इन सभी की जो जीनस है वो पैंथरा है, और जो स्पीसीज है जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था, लियोपार्ड है, पैराडस है, टिग्रिस है या लायन है, इन सब की एक अपनी अलग अलग स्पीसीज है और सभी को एक जीनस में रख दिया पैंथरा में। विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा। इन सभी स्पीसीज का जो जीनस है वो कौन सा है? पैंथरा। दिस जीनस डिफरेंस फ्रॉम अदर जीनस जैसे फेलिडीज विच इंक्लूड कैट। और जो जीनस है, अलग अलग भी जीनस हो सकते हैं, जैसे एक बिल्ली है उसका जीनस अलग है, और जो भी स्पीसीज पढ़ी थी हमने जैसे टाइगर, लेपर्ड, लाइन, इन सभी का जीनस है पैंथरा। और जो बिल्ली है कैट, उसका है फेलिस जीनस। अब पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली। इससे जो जीनस से नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर जो जीनस से वो है फैमिली। हैज़ ग्रुप रिलेटेड जेनरा विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जो क्लोजली रिलेटेड जो ग्रुप है जो जीनस के, उन ग्रुपों से मिलकर बनती है फैमिली। क्लोजली रिलेटेड जीनस से मिलकर क्या बनती है? फैमिली। और जो फैमिली है उसमें जो सिमिलर करैक्टर हैं वो जीनस और स्पीसीज की कंपेयर में कम हैं। स्पीसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलर करैक्टर होंगे और उससे कम जीनस में और उससे कम फैमिली में। इसलिए इसी बात को बताया कि एनसीईआरटी ने कि जीनस और स्पीसीज की कंपेयर में सिमिलरिटी फैमिली में कम पाई जाती है। फैमिलीज आर characteristics on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। जो फैमिली है वो किस बेस पर करेक्टराइज किया? वेजिटेटिव करेक्टर देखे और रिप्रोडक्टिव फीचर देखे। इन दोनों को फीचरों को देखकर हमने प्लांट की स्पीसीज को फैमिली में कैटेगराइज कर दिया, फैमिली में रखा। अमॉन्ग द प्लांट फॉर द एग्जाम्पल, जैसे 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, जैसे कभी पढ़े इसके डिफरेंट जीनस थे, डिफरेंट स्पीसीज थी। इसके सोलेनम के जीनस में कौन कौन सी आ थी? जैसे बैगन, आलू। और पेट्यूनिया,
धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। इन तीनों जीनस जैसे सोलेनम है, पिट्यूनिया है, धतूरा है, इन सभी को हमने एक फैमिली में रख दिया सोलेनेसी। ठीक। अमोंग द एनिमल्स, और जब एनिमल को रखेंगे उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जीनस जैसे पैंथरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लेपर्ड। इन तीनों स्पीसीज आएंगी किसमें, पैंथरा में। इज पुट अलोंग द विथ जीनस फैलीज, जो कैट का जीनस है फैलीज, इन द फैमिली ऑफ फैलिडी। समझ में आया, इसमें दो जीनस को हमने इंक्लूड करके एक फैमिली में रखा, फैलिडी। जैसे फैलीज और पैंथरा, इन दोनों जीनस को मिलाकर हमने फैलिडी फैमिली में रख दिया। सिमिलरिटी इफ यदि यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग, अगर आप एक डॉग, एक कुत्ता या बिल्ली के फीचर में हम सिमिलरिटी देखते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल। अगर आप बिल्ली या कुत्ते में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीज़ों को या कुछ फीचर को, तो कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी हमको, या कुछ डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे। दे आर सेपरेट इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी सेपरेटली। जो कैट की फैमिली है, बिल्ली की ये फैमिली है, और जो कुत्ते की है जो है कैनिडी फैमिली है। ठीक। अब पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक जैसे स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलर करेक्टर। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था जो कैटेगरी कौन कौन सी, जैसे स्पीसीज को पढ़ लिया, जीनस को पढ़ लिया, फैमिली को पढ़ लिया, ये किसके आधार पर हमने इन्हें कैटेगराइज किया, इनकी कुछ सिमिलर करेक्टर के आधार पर, हमने सिमिलर करेक्टर के नंबर पे आधार पे हमने इन्हें कैटेगराइज कर दिया। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई ऑन द बेस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर। जो हायर लेवल की टैक्सोनॉमी कैटेगरी हैं उन्हें कुछ अदर आइडेंटिफाइबल एग्रीगेट्स करेक्टर के आधार पे हम उन्हें क्लासीफाई करेंगे। ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, जो ऑर्डर है वो हायर कैटेगरी में जाना जाता है। इज द असेंबल ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलरिटीज। अब हमने कुछ ऐसी फैमिली जिसमें कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं, जिनके करेक्टर्स में कुछ सिमिलरिटी पाई जाती हैं, उन्हें हम एक ऑर्डर में रख देंगे। द सिमिलरिटी करेक्टर, सिमिलर करेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन फैमिली। जैसे कि एनसीईआरटी ने बताया कि जो सिमिलर करेक्टर है कम पाए गए जैसे डिफरेंट जेनरा में, तो उन्हें हमने किस में इंक्लूड कर दिया, एक फैमिली में। जैसे स्पीसीज से मिलकर बना जीनस, जीनस से मिलकर बना फैमिली, ऐसी फैमिली से ऑर्डर। ठीक। जैसे अब हम ऊपर को आएंगे, हायर लेवल पर आएंगे तो सिमिलर करेक्टर हमें कम देखने को मिलेंगे, और जैसे स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो सिमिलर करेक्टर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये बात एनसीईआरटी ने बताया। प्लांट फैमिली लाइक जैसे कार्बोलिएसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स। इन तीन फैमिली न दो फैमिली जैसे कार्बोलिएसी है और सोलेनेसी है, इन दो फैमिली को हमने किस में इंक्लूड कर दिया, एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कलेक्टर। सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे ऑर्डर की कौन सी है, किस बेस पर हमने ऑर्डर को क्लासिफाई किया, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर। इसके आधार पर हमने फैमिली को, ऑर्डर को डिवाइड किया। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज जैसे फैलियडी एंड कैनियडी। दो फैमिली को इंक्लूड किया हमने, फैलियडी, कैनियडी। किस ऑर्डर में रख दिया, कार्निवोरा। इस मतलब किस फीचर को देखा हमने, जैसे बिल्ली है या कुत्ता है, उसके जो दांत होते हैं ऐसे ऐसे नुकीले होते हैं, इन दो दांत के बेस पर हमने ऑर्डर रख दिया
ऑर्डर में रख दिया कार्निवोरा, क्योंकि ये जब मांस खाते हैं तो उसे चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसी एक सिमिलरिटी के आधार पर हमने किस ऑर्डर में रख दिया, कार्निवोरा। अब पढ़ते हैं क्लास। क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। जो क्लास है इसे कैसे बनाया हमने, कुछ रिलेटेड ऑर्डर को हमने देखा तो उन्हें हम एक क्लास में रख दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्राइमेटा ऑर्डर है, कंप्राइजिंग, जैसे प्राइमेटा ऑर्डर में कौन कौन से जानवर आते हैं, मंकी बंदर आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है। इज प्लेस्ड इन क्लास ऑफ मैमेलिया अमोंग द विथ ऑर्डर कार्निवोरा विथ इंक्लूड एनिमल्स लाइक जैसे टिग्रिस, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर आल्सो ऑर्डर। हमने कैसे कुछ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर देखी। इनमें हमने कौन सा फीचर देखा कि ये मैमेलिया क्लास में रख दिया। किस बेस पर, क्योंकि जब अपने जो बच्चों का जो पोषण करते हैं वो मिल्क के द्वारा करते हैं, स्तनधारी होते हैं। इस बेस पर हमने इन्हें मैमेलिया क्लास में रख दिया सभी को। कैट के पास भी मैमेलिया ग्रुप में रख दिया, डॉग के पास भी स्तन पाए जाते हैं, और जे टाइगर के पास भी पाए जाते हैं, गोरिल्ला, गिब्बन, ह्यूमन। इन सभी को हमने किस क्लास में रख दिया, मैमेलिया क्लास में, एक फीचर के आधार पर। क्यों, क्योंकि इनके पास स्तन पाए जाते हैं, मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। अब पढ़ते हैं फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अमोंग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। जैसे हमने कुछ क्लासेस को देखा, जैसे एम्फीबियंस क्लास है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और फिश है। इन सभी मैमलियंस की क्लास को देखते हुए, इनकी कुछ सिमिलरिटी को देखते हुए हमने एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में रख दिया, जिसे किस नाम से जानते हैं, फाइलम। These based on the common feature like जैसे presence of notochord and dorsal hollow nervous system are included in phylum Chordata। अब हमने Chordata phylum में किस बेस पर देखा, कौन सा फीचर ऐसा देखा कि कुछ एनिमल को हमने कुछ क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर थे उनको हमने फाइलम में रख दिया कि इनके अंदर जो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, डोर्सल हॉलो पाई जाती है, नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, इनके अंदर ब्रेन पाया जाता है और नोटोकॉर्ड पाई जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस फीचर के आधार पर हमने कुछ एनिमल्स जो ऑर्डर में आते थे, कुछ ऑर्डर को हमने किस में रख दिया, फाइलम में। इन केस ऑफ प्लांट, और प्लांट में क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। और हमने जो फाइलम जो प्लांट का है उसे हम किस नाम से जानते हैं, डिवीजन के नाम से। अब पढ़ते हैं जो कैटेगरी है, किंगडम पढ़ते हैं। किंगडम, जो ये किंगडम है सबसे फर्स्ट हायर लेवल पे किंगडम है, और ये फाइलम डिवीजन, प्लांट के लिए डिवीजन मानते हैं, प्लांट के लिए डिवीजन और एनिमल के लिए फाइलम। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन सभी से मिलकर क्या बनती है, कैटेगरी। इन सभी से मिलकर बनती है, इन सभी को हम एक कैटेगरी कहते हैं। जैसे स्पीसीज को एक अलग कैटेगरी है, टैक्सोन, रैंक। इन सभी को हमने मिलाकर क्या है, क्लासिफिकेशन। सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज में पाई जाएंगी, उससे कम जीनस में, उससे कम फैमिली में, उससे कम ऑर्डर में, उससे कम क्लास, उससे कम फाइलम या डिवीजन, सबसे कम सिमिलरिटी किंगडम में पाई जाएंगी। ठीक, अब पढ़ते हैं किंगडम। वैसे किंगडम अगर पढ़ लें तो और अच्छा, अगर नहीं पढ़े तब भी कोई बात नहीं है। इसका एक सेपरेट चैप्टर है, एनिमल किंगडम। All animal belong to various phylum are aggregate to the highest category like animal kingdom के नाम kingdom animalia in the classification system of animal। जो animal का classification system है उसे हम एक
अलग सेपरेट किंगडम में रख दिया, उसे किस नाम से जानते हैं? एनिमल किंगडम। और जो प्लांट को रखा उसे प्लांट किंगडम। द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinguished or comprised of all plant various division। और जितने भी प्लांट थे विभिन्न तरीके के, उन सभी को एक अलग किंगडम में रख दिया। किसमें? प्लांट किंगडम में। वी वर रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एनिमल एंड प्लांट किंगडम। और इन दोनों ग्रुप को हम एनिमल या प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। The taxonomic category from species to kingdom have been so ascending order। Start with species in the figure में देखिए, जो species से जब हम kingdom की तरफ जाते हैं तो ये ascending order है, और जब हम kingdom से आएंगे नीचे की तरफ, जब हम kingdom से नीचे की तरफ आएंगे तो ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, और जब ऊपर को जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर। ठीक। These are broad categories, however taxonomic have also developed subcategory in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement to various टैक्सा। और जो कैटेगरी हैं इनको हम सब कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं हिरार्ची में। इसके कुछ और फीचर की स्टडी होगी उसके बाद। लुक एट द हिरार्ची इन द फिगर। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जाम्पल एस बी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो हम हायर लेवल पे जाएंगे। द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक गोस ऑन डिक्रीजिंग। और जो कॉमन करेक्टर है जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो घटते जाएंगे। द लोअर टैक्सा मोर द करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विथ इन टैक्सॉन शेयर। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज difficulty determining the relationship to the other taxa at the same level। जो जितने हम हायर लेवल के टैक्सा या कैटेगरी पे जाएंगे तो हमें जो पहचानने में ऑर्गेनिम्स को डिफ़िकल्टी होगी और ज़्यादा। हेंस द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम मोर कम्प्लेक्स। और जो क्लासिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। अब ये एक टेबल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ही देखना है। जो कॉमन नेम जैसे मैन का जानना, मैन है, और हॉर्स फ्लाई, मैंगो, वीट, गेहूँ, आम, मक्खी या आदमी। इसके बायोलॉजिकल जो ह्यूमन है, मैन है, उसको बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस। अब इसका जीनस कौन सा हो गया? जीनस पहला वर्ड होता है तो ये हो गया इसका जीनस होमो। और इसको जो स्पीसीज है जो सैपियंस है, जो इधर दी नहीं गई है, ठीक, स्पीसीज सैपियंस है और जो होमो है जीनस है। अब इसको हमने किस फैमिली में रखा है? होमोनिडी फैमिली में रख दिया हमने इसे। किसको? मैन को। और इसका ऑर्डर कौन सा है? प्राइमेटा। और क्लास मैमेलिया, क्योंकि ये ह्यूमन है, स्तनधारी होते हैं, इनके पास स्तन पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इस बेसिस पे हमने क्लास मैमेलिया में रख दिया। और फाइलम या डिवीजन कॉर्डेटा, क्योंकि ह्यूमन के पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इस बेस पर हमने इसे कॉर्डेटा में रखा है, फाइलम में ह्यूमन को। अब पढ़ते हैं हॉर्स फ्लाई, मक्खी। इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अब इसका जो मस्का है ये है जीनस और डोमेस्टिका है ये है स्पीसीज। अब इसे फैमिली में रख दिया मोसेडिएसी, ठीक, और डिप्टेरा ऑर्डर में रख दिया। और क्लास इंसेक्टा, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं उनके पास 3 पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। इस बेस पे हमने क्लास इंसेक्टा में रख दिया। और आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम है, किसका? मस्का डोमेस्टिका यानी हॉर्स फ्लाई का।
अब मैंगो की बात करते हैं, आम की। इसका जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंजीफेरा है ये है जीनस, और जो इंडिका है ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी फैमिली क्या है? अनाकार्डियेसी। ठीक। और जो ऑर्डर है सेपिंडियल्स, ऑर्डर क्या है? सेपिंडियल्स। और जो क्लास है डाइकोटिलियंस। डाइकोटिलियंस किस बेस पर हमने इसे डाइकोटिलियन क्लास में रखा? क्योंकि जो इसकी जो सीड निकलता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। जब हम सीड्स को एक तोड़ते हैं तो उसके दो पार्ट्स निकलते हैं सीड के अंदर। जैसे मूंगफली को जब छुक्कल छुटा कर उसके देखते हैं तो उसके अंदर से दो भाग निकलते हैं, ऐसे इसी बेस पर आम को रख दिया डाइकोटिलियंस, क्योंकि इसके अंदर जो सीड्स है उसमें भी दो भाग पाए जाते हैं, टू पार्ट्स पाए जाते हैं उसके। अब इसे फाइलम एंजियोस्पर्म में रखा, क्योंकि जो इस पे जब जो फल आता है उससे पहले फ्लावर आता है, उसके बाद फल आता है, और जो फ्लावर आता है इसी बेस पर हम जिन जिन पौधों में या प्लांट्स में फ्लावर आते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं। तो हमने मैंगो को भी एंजियोस्पर्म में रख दिया। अब आता है वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम। इसका बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम है। और जो ट्राइटिकम है ये जीनस है, और पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है, और मोनोकोटिलियंस क्योंकि इसमें सिंगल पाया जाता है, इसमें इसके सीड्स के टू पार्ट्स या नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म आपने देखा जो गेहूं है उस पर भी फ्लावर आते हैं, इस बेस पर से फाइलम एंजियोस्पर्म में रख दिया। ठीक। अब यहाँ से अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आपको शायद, मैं उम्मीद करता हूँ या पहली बार में समझ में आ गया होगा। अगर पहली बार में समझ ना आए तो ये NCERT है, एकदम समझ में नहीं आती है, आपको वीडियो दोबारा देखना है। जब तक समझ में ना आए कोशिश करना है, ट्राई करना है, NCERT को पॉज करके देखना है वीडियो को, और समझते चलना है एक एक बात को जैसे मैंने समझाया है। ये वीडियो दोबारा फिर देखें 1-2 दिन बाद। ऐसे जब आप देखेंगे रिपीट टाइम तो NCERT याद भी हो जाएगी, समझ में भी